बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज रहीमिया ख़ान। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन में सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर वाइटामिन पढ़ेंगे। और आज इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर वाइटामिन में हमारा टॉपिक होगा वाइटामिन सी। और ये वाइटामिन सी पे सेकंड लेक्चर है। और इस लेक्चर का रेफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 89 टू 93 तक। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री, सोर्सेज, फंक्शन पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ रिमेनिंग फंक्शंस, डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी रह गई थी विटामिन सी की, जो कि हम आज पढ़ेंगे। तो उन्हीं फंक्शन से अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो आज का हमारा टॉपिक बनता है रिएक्शन टू स्ट्रेस। इंक्रीज लॉस ऑफ विटामिन सी अकर इन द फीवर एंड इन्फेक्शन। मतलब ये कि अगर विटामिन सी का जो है ज़्यादा लॉस हो जाए बॉडी में या डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो फीवर या इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में। दूसरे तरीक़ों से आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर फीवर या इन्फेक्शन हो तो बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन सी की कमी हो जाएगी। एक्ट एज कोएंजाइम, विटामिन सी कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। इट एक्ट एज कोएंजाइम फॉर लीवर एस्टरेजेस। ये लीवर एस्टरेजेस के साथ कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी बुक में कुछ मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन कैरियर। और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे भी एक्ट करता है। यहाँ आपने करेक्शन करनी है अपनी अपनी बुक्स में, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये कोएंजाइम लीवर एस्टरेज के कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है, और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे भी एक्ट करता है। अब बात ये है कि लीवर एस्टरेज के साथ तो चले ठीक है, एस्टरेज जो है एंजाइम है, एंजाइम का चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं, एंजाइम की क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, उसके साथ ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे कैसे एक्ट करता है, तो ये एक आर्टिकल की कटिंग है, इससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें फर्स्ट लाइन से, ईच मॉलिक्यूल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड हैज़ 2 रिडॉक्स एक्टिव हाइड्रोजन एटम इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हर मॉलिक्यूल जो होगा एस्कॉर्बिक एसिड का, उसमें 2 रिडॉक्स एक्टिव हाइड्रोजन एटम होते हैं उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, जो कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के तौर पे एक्ट करते हैं या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। और इसकी वजह से, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इसी खासियत की वजह से जो एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे बायोलॉजिकल सिस्टम में एक्ट करते हैं। एट ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन एट विच इट इज़ नॉर्मली प्रेजेंट, एस्कॉर्बिक एसिड फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी में एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है, और इसके साथ साथ ये जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह भी वो फंक्शन परफॉर्म करता है, सिमिलर टू दी अदर नॉन एंजाइमेटिक रेडिकल स्कैवेंजर, जैसे कि विटामिन ई की तरह, बीटा कैरोटीन। ये आपको याद होगा, हमने विटामिन ई में भी पढ़े हैं कि वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए में भी हमने यही बात पढ़ी है। तो सेम इन्हीं की तरह दूसरे विटामिन की तरह भी जो हमारे विटामिन सी हैं या एस्कॉर्बिक एसिड हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं, या विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करता है। फिर नेक्स्ट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। विटामिन सी हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सर्टेन पॉइजनस सब्सटेंस। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके साथ जाके रिएक्ट करते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। और इसी तरह से ये हमारी बॉडी से टॉक्सिसिटी को भी इसी मैकेनिज़्म की वजह से, इसी फंक्शन की वजह से, या इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमारी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी रिमूव करवाते हैं। तो विटामिन सी हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सर्टेन पॉइजनस सब्सटेंस, दैट्स व्हाई इट इज़ गिवन इन लार्ज अमाउंट इन ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन एंड आफ्टर बर्न। और इसके इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको ज़्यादा अमाउंट में देते हैं किसी भी तरह से इन्फेक्शन और बर्न के बाद। फिर है स्कर्वी। स्कर्वी वो कंडीशन है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाए, हम उसको उस कंडीशन को नाम देंगे स्कर्वी। और स्कर्वी के अलावा स्कॉर्ब्यूटस। और अगर आपको याद हो तो जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे विटामिन सी का, तब हमने बात की थी कि विटामिन सी को इसी स्कर्वी, क्योंकि विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी हो जाती है, तो जब स्कर्वी की कंडीशन होगी या स्कॉर्ब्यूटस की कंडीशन होगी तो हम विटामिन सी की अमाउंट जो है वो ज़्यादा देंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि स्कर्वी जो है उसको ट्रीट किया जा सकता है। इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, अगर आपको याद हो तो हमने विटामिन सी या स्कॉर्बिक एसिड का एक सिनोनिम भी पढ़ा था जो कहता है एंटी स्कॉर्ब्यूटिस। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी रिजल्ट इन अ डिजीज़ कॉल्ड स्कर्वी। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो एक डिजीज़ हो जाएगी, एक बीमारी हो जाएगी जिसको स्कर्वी कहेंगे। मैनी ऑफ इट्स सिम्टम
कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द डेफिशिएंट कोलेजन सिंथेसिस। अब एक बात याद रखिए, जब भी किसी भी विटामिन में डेफिशिएंसी पढ़ेंगे हम, आपने सारे फंक्शन को अपोजिट कर देना है, सारे फंक्शन को उल्टा कर देना है कि नॉर्मली विटामिन सी के ये फंक्शन है, तो जब एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, जब डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये सारे फंक्शन जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक ख़ास कंडीशन हो जाएगी। जैसे इस वक्त हम स्कर्वी में पढ़ेंगे, जैसे अगर आपको याद हो तो विटामिन सी के लिए हमने पढ़ा था कि वो वूंड हीलिंग करवाता है और कोलेजन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। अभी क्या करेंगे हम, स्कर्वी जब हम पढ़ने लगेंगे, हम उसकी सिम्टम में वही सारी जो कंडीशन है उसको अपोजिट करके पढ़ते जाएंगे। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कोलेजन सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगी, जिसकी वजह से कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो ये होंगी। जैसे सबसे पहली है हेमरेजिक टेंडेंसी। हेमरेजिक टेंडेंसीज यानी कि ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। डिस्ट्रप्शन ऑफ एडवेंटिशिया मीडिया एंड बेसल लैमिना ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की जो लेयर्स हैं उनकी डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। और वेरियस स्मॉल और लार्ज हेमरेजिक लेजन, लेजन कहते हैं हम ज़ख़म, गहरे ज़ख़मों को, ऐसे ज़ख़म ऐसे जो कि टिश्यूज़ लेवल तक जो है वो गहरे हों, वो लेजन्स कहलाते हैं। तो वेरियस स्मॉल या लार्ज हेमरेजिक लेजन्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे एनीवेयर ऑन द बॉडी, बॉडी में कहीं पे भी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड वेसल्स की जो लेयर हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिसकी वजह से हेमरेजिक लेशंस हो सकते हैं। ब्लीडिंग यूजुअली अकर फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड स्किन, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। सेरेब्रल हैमरेज अगर हो जाए, अगर यही जो ब्लीडिंग है, यही जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो अगर ब्रेन में हो जाए तो सेरेब्रल हैमरेज हो जाएगा, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सेकंड सिम्टम है स्कर्वी की वूंड हीलिंग। वूंड हीलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, ऑब्वियसली वूंड हीलिंग तो लिखा है लेकिन वूंड हीलिंग नहीं होगी प्रॉपर अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि आपको याद होगा हमने पूरा मैकेनिज्म डिटेल में किया। विटामिन सी है, किस तरह से कोलेजन की सिंथेसिस करवाता है, किस तरह से मैट्रिक्स की सिंथेसिस करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है, किस तरह से वूंड को हील करवाता है, वो सारा मैकेनिज्म हमने किया। तो अब स्कर्वी की कंडीशन में यानी कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी में क्या होगा, फेलियर ऑफ सेल टू डिपॉजिट कोलेजन फिब्रिल्स। जो सेल्स हैं वो उसमें कोलेजन फिब्रिल्स जो हैं, वो जो प्रोटीन हमने पढ़े थे, फाइबर जो हैं वो फेल हो जाएंगे डिपॉजिट होना, वो नहीं हो सकेंगे डिपॉजिट, वो डिपॉजिट नहीं हो सकेंगे तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस की और इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो हैं वो भी नहीं बनेंगे, वो भी नहीं बनेंगे तो क्या होगा, वूंड हीलिंग भी, ज़ख़म की जो ज़ख़म भी जो है वो देर से भरेंगे या नहीं भरेंगे या मुश्किल से भरेंगे। तो ये कंडीशन है स्कर्वी की कि ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है बॉडी के किसी भी पार्ट से, वो माउथ से हो सकती है, जीआईटी से हो सकती है, कहीं वो ब्रेन से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर स्कर्वी हो जाए तो कहीं पे भी ज़ख़म हो जाए वो देर से भरेगा। तीसरी कंडीशन टीथ एंड गम चेंजेस, याद होगा आपको हमने पढ़ा था कि यही जो विटामिन सी है ये कैल्शियम और फॉस्फेट के डिपोजिशन में रोल प्ले करता है। तो टीथ एंड गम चेंजेस क्या होंगे, अगर तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो नेक्रोटिक चेंजेस हो सकते हैं। स्पॉन्जी, स्पॉन्जी कहते हैं हम ऐसी चीज़ जो कि जिसमें पोर्स हों, जो कि जिसमें सुराख हों, जैसे कि स्पॉन्ज लाइक हो, वो स्पॉन्जी कहलाता है। इसके अलावा स्वेलन, सूज जाना, सोजिश हो जाना, पर्पलिश जो मसूड़े हैं उनका पर्पल हो जाना, उनकी सूजन, उनका पर्पल हो जाना, उनका रेड हो जाना, और अल्सरेशन और ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अल्सरेशन जो है बेसिकली आपने अल्सरेशन, अल्सर जो स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में अल्सरेशन का टर्म पढ़ा होगा। अल्सरेशन में होता क्या है असल में कि जो लेयर होती है वो पोरस हो जाती है, जिसकी वजह से जो एसिडिटी की कंडीशन है, वो जो HCl हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा जो है उसकी तेज़ाबियत, आप कह दें कि तेज़ाबियत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो नॉर्मल लेयर है वो टूट जाती है, कह दो अगर आपके उसमें उसमें पोर हो जाते हैं, वो टूट जाती है, वो जो नॉर्मल उसकी लेयर है वो वैसी नहीं रहती। अल्सरेशन और इसके साथ साथ ब्लीडिंग टेंडेंसी, तो ज़ाहिर है हमने पहला साइन एंड सिम्टम में पढ़ा के हेमरेजिक टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो गम दांत और मसूड़े जो हैं वो सूज जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, स्पॉन्जी हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, पर्पल हो जाएंगे, और उसके साथ साथ उनकी जो लेयर है वो नॉर्मल लेयर नहीं रहेगी, और उसके साथ साथ उसमें ब्लीडिंग भी हो जाएगी। टीथ बिकम लूज, यहाँ पे ये सही कर लीजिएगा, LOOSE, लूज एंड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल कहते हैं हम इजी टू ब्रेक, कोई भी चीज़ जो कि आसानी से टूट जाए वो फ्रेजाइल कहलाती है।
तो दांत जो हैं वो लूज़ हो जाएंगे, मसूड़ों से जो है वहाँ से लूज़ हो जाएंगे और उसके साथ साथ जल्दी टूट भी सकते हैं, माइट बी फॉल ऑफ। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम, स्किन चेंजेस, स्किन के ऊपर कैसी कंडीशन में चेंज हो सकता है, फ़र्क आ सकता है। तो फॉलिक्यूलर हाइपर केराटोसिस, फॉलिक्यूलर कहते हैं हम ये हेयर फॉलिकल्स को, हाइपर कहते हैं हम ज़्यादा होने को, केराटोसिस है केराटिन की फॉर्मेशन, केराटिन की सिंथेसिस। तो हेयर फॉलिकल्स के साइड पे ज़्यादा केराटिन जो है वो डिपॉजिट होने लग जाएगा विद क्वाइल्ड हेयर, जिसकी वजह से जो हेयर हैं वो ज़्यादा क्वाइल हो जाएंगे। एंड पेरी फॉलिक्यूलर हैमरेज, पेरी कहते हैं हम अराउंड को, तो हेयर फॉलिकल्स के अराउंड, हेयर फॉलिकल्स के आसपास हेमरेज की कंडीशन जो है वो हो सकती है, स्पेशली इन द रीजन ऑफ अपर आर्म, बैक एंड शिन। कहाँ कहाँ पे ये कंडीशन ज़्यादा हो सकती है स्किन में, स्पेशली इन द रीजन ऑफ अपर आर्म, और इसके अलावा बैक में और शिन्स में। शिन्स क्या है, एंटीरियर एज है, टिबिया आपको पता है बोन का, हमारी लेग बोन, तो वहाँ पे जो उसका इंटीरियर अंदर वाली जो अंदर वाली जो साइड है वो शिन कहलाती है। शिन बोन के नाम से भी शायद आपने एना में पढ़ा हुआ है, एनाटॉमी में। बोन ग्रोथ है, देयर इज रिटार्डेशन इन द ग्रोथ ऑफ बोन इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बोन्स की जो ग्रोथ है वो नहीं होगी, जाहिर है कैल्शियम और फॉस्फेट की डिपोजिशन नहीं होगी, बोन्स की ग्रोथ नहीं होगी, बोन्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, इजी टू गेट फ्रैक्चर, आसानी से फ्रैक्चर हो सकता है। जैसे कि हमने टीथ में टर्म यूज़ किया था कि वो फ्रेजाइल हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही हम बोन्स में यूज़ करेंगे, वीक और फ्रैक्चर, इजी टू गेट फ्रैक्चर। इसके अलावा अगर आपको याद हो, हमने कैल्शियम और फॉस्फेट के जब फंक्शन पढ़े थे, जब हमने ये बात विटामिन डी में भी की थी, तब भी हमने यही कहा था कि जब कैल्शियम और फॉस्फेट की डिपोजिशन सही नहीं होगी तो टीथ और बोन्स पे इफेक्ट होगा। सेम वैसे ही हम विटामिन सी में भी यही बात करें। एंड विदाउट फॉर्मेशन न्यू मैट्रिक्स, और जो न्यू बोन्स हैं, न्यू मैट्रिक्स हैं, वो भी नहीं बनेंगे। या आपको याद होगा कि हमने इसके फंक्शन में भी, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस में भी ये बात पढ़ी है कि विटामिन सी का नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो ये होता है। फिर जीआईटी चेंजेस क्या होते हैं, जीआईटी में हेमाटोमेसिस की चेंजेस हो सकती हैं, हीम ब्लड, एमेसिस वॉमिटिंग, EMESIS, एमेसिस वॉमिटिंग, हेमाटोमेसिस खून की उल्टी आ जाना, खून की क्या हो जाना। तो हेमाटोमेसिस इज द वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। नर्वस चेंजेस हैं, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो है वो न्यूरो नर्व्स और मसल्स के जो जंक्शन है वहाँ पे इन कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, वहाँ उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं होगी। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में सारे आते हैं, जिसमें आता है वीकनेस, कमज़ोरी, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, एनोरेक्सिया, भूख का ना लगना, और वेट लॉस है, वज़न की कमी, रेस्टलेसनेस है, जो बेआरामी, ड्राउजीनेस है, गनुदगी, एक्साइटेबिलिटी। फिर इसके बाद टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी में आती हैं कि, दोबारा बता दूं एक दफ़ा, टॉक्सिसिटी क्या होती है कि अगर बॉडी में किसी भी चीज़ की एक्सेस अमाउंट हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी कहलाती है। विटामिन सी की अगर एक्सेस अमाउंट हो जाए तो वो विटामिन सी की टॉक्सिसिटी कहलाएगी। तो अब अगर विटामिन सी की बॉडी में एक्सेस अमाउंट हो जाए तो क्या होगा, हैव नो वेल नॉन टॉक्सिसिटी बट इट मे कॉज फॉलोइंग इफेक्ट, इसकी कोई प्रॉपर टॉक्सिसिटी नहीं है जो कि ऑथेंटिक हो और अब तक अप्रूव्ड हो, लेकिन इसके कुछ इफ़ेक्ट हैं जो कि यहाँ गिवन है, 3 है वो। सबसे पहला, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ प्री मैच्योर इन्फेंट में बी एट ग्रेटर रिस्क ऑफ फॉर ऑक्सीडेटिव डैमेज। अगर प्री मैच्योर इन्फेंट कहते हैं हम वो बेबी जो वक्त से पहले पैदा हो जाए, यानी कि 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले अगर तो बेबी की बर्थ हो जाए तो वो प्री मैच्योर इन्फेंट कहलाते हैं। अब प्री मैच्योर इन्फेंट में जो उनके एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, जो कि उनके आरबीसीज होते हैं, उनमें ज़्यादा जो है ऑक्सीडेटिव डैमेज का रिस्क हो सकता है। सेकेंड कंडीशन है, एक्सेस एस्कॉर्बिक एसिड एक्सक्रीटेड इन यूरिन गिव अ फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर शुगर। ये डायबिटीज़ की बात हो रही है कि अगर बॉडी में एक्सेस एस्कॉर्बिक एसिड होगा, एक्सेस विटामिन डी की ज़्यादती हो जाएगी बॉडी में, तो क्या होगा वो, क्योंकि आप सबको पता है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो वो क्या यूरिन के थ्रू भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अगर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा और यूरिन से डायबिटीज़ का, शुगर का जो टेस्ट लिया जाएगा तो वो पॉजिटिव आ सकता है, जो कि गलत, एक एरर कह सकते हो आपके इंडिकेशन है वो, जो कि रियल में नहीं होगा लेकिन वो
सिर्फ और सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से जो है ऐसा शो होगा जैसे डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादा है। इट हैज़ बीन इम्प्लिकेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरेट एंड ऑक्सलेट स्टोन। तो यूरेट और ऑक्सलेट स्टोन जो है उनकी फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी। यूरेट और ऑक्सलेट स्टोन क्या है, ये टाइप्स हैं किडनी स्टोन की, जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में जो है किडनी में स्टोन्स बन सकती हैं। वो ही जो उसकी जो फॉर्मेशन है वो विटामिन सी की एस्कॉर्बिक एसिड की टॉक्सिसिटी होने की वजह से इसकी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए स्टोन की। तो आज हमारा कंप्लीट हुआ विटामिन सी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे और बी कॉम्प्लेक्स में भी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे